नमस्कार, मैं आदित्य अमिताभ त्रिवेदी युवार्ता समाचार एजेंसी से आपके साथ मौजूद हूँ बाराबंकी में। कभी बदनामी की मिसाल बना बाराबंकी का चैनपुरवा। घाघरा नदी के किनारे बसा यह गांव जो शाम ढलते ही डर और अवैध शराब की भट्टियों के लिए जाना जाता था। गरीबी और बेरोजगारी ने यहाँ के लोगों को अपराध की अंधेरी गलियों में ढकेल दिया। लेकिन कहते हैं ना, एक दिया ही अंधकार को मिटाने के लिए काफी होता है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे युवा की कहानी जिसने शराब की कड़वाहट में डूबे इस गांव को शहद की मिठास घोल दी। यह कहानी है 33 साल के इंजीनियर निमित सिंह की, जिन्होंने अपनी टेक्निकल डिग्री को नौकरी में ही नहीं बल्कि बदलाव की एक राह में लगाया। और नतीजा यह हुआ कि जिस गांव में कभी पुलिस के छापे पड़ते थे, वहां अब मधुमक्खियों की गूंज और विकास की मीठी खुशबू फैल रही। आइए जानते हैं मधुमक्खी वाला निमित सिंह की यह प्रेरणादायक यात्रा, जिसने जज्बा, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी ने पूरे एक गांव की और बाराबंकी की तस्वीर बदल के रख दी। हमारे साथ मौजूद है निमित सिंह जी। मैकेनिकल इंजीनियर से मधुमक्खी वाला बनने का सफर कैसा था? आपने इंजीनियरिंग छोड़कर बी फार्मिंग क्यों शुरू की और इस फैसले का टर्निंग पॉइंट क्या था? इंजीनियरिंग छोड़कर मधुमक्खी पालन में आने का टर्निंग पॉइंट अगर हमें माने तो वो दिन था जिस दिन हमने फील्ड में पहली बार मधुमक्खी डब्बा देखा, जिससे हमें ये लगा कि कोई एक ऐसा भी व्यवसाय है जिसमें बिना जमीन के और एक भूमिहीन किसान जिसे करें, जिनके जमीन नहीं होगा, बिना जमीन का भी हम व्यवसाय कर सकते हैं, जिससे हर मुकाम हम हासिल कर सकते हैं, जो कि हम सोच सकते थे। तो वो टर्निंग पॉइंट था कि हमने सोचा कि बिना जमीन के भी काम किया जा सकता है। एक तो टर्निंग पॉइंट है। दूसरा हमारे परिवार का टर्निंग पॉइंट, हमारे साथ हमारे पिता ने सहयोग किया कि इस काम को किया जा सके। क्योंकि दो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जो सिलसिला होता है कि आपको नौकरी करनी है और आपको जॉब करना है, फिर सारी चीज़ कैरी ऑन रहती है कि आगे ऐसा चीज़ें सेट होती है। लेकिन एक अच्छी पढ़ाई करने के बाद जो प्रेशर होता है फैमिली का, फ्रेंड्स का, वो प्रेशर ना लेते हुए मैंने इसको चुना, इसलिए कि मैं सीखना चाहता हूँ। और मैं सीखने के तौर पर सीखते सीखते मैं इतना कब सीख किया और कब मैं क्या करा मुझे पता नहीं चला, और धीरे धीरे 12 साल का सफर पूरा हुआ। चैनपुरवा गांव में इतना बदलाव कैसे आया? पहले शराब के लिए मशहूर था, आपने पुलिस के सहयोग के साथ कैसे इस गांव को सुधार कर एक नई राह दिखाई? चैनपुरवा गांव टोटली अगर हम बात करें तो एक सामाजिक पहल है। किसी एक व्यक्ति का इसमें सहयोग नहीं है, ना कि वो निमित सिंह का सहयोग है, ना कि वो पुलिस का सहयोग है, पूरे समाज का सहयोग है। हर एक उस व्यक्ति का सहयोग है जिसने चैनपुरवा को जुड़ करके चैनपुरवा के उत्पाद को खरीदा या प्रमोट किया या सहयोग किया। जैसे इसकी उपज जो इसकी शुरुआत हुई उस समय तत्कालीन एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी और एज एसपी बाराबंकी में थे, तो उनका ये था कि एक ही गांव है जहाँ पे इस तरह का काम होता है और सबसे ज्यादा FIR लॉज होता है। तो एक एज यूजुअल एक जिले में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं जिले में नॉर्मली एक एसपी या डीएम से व्यक्ति जो भी युवा मिलने जाता है किसी न किसी काम को, किसी में मिलने गया। तो जब उन्होंने मेरे काम को जाना और समझा, उन्होंने कहा कि एक ऐसा गाँव है जहाँ पे कुछ काम कर सकते हो, तो मैं उनके साथ पहली बार गया उस गाँव में। तो गाँव में जाने के बाद मुझे जो लगा कि लोग भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक ये टोटली हम कह सकते हैं तो कम्युनिटी पुलिसिंग का पहल था कि वहाँ के लोग जो पुलिस को देख के भागते थे, जो पुलिस को देख के डरते थे, तो अरविंद सर की सोच ये थी कि यहाँ के लोग पुलिस का उंगली पकड़ के चलना सीखें। जाहिर सी बात है, पुलिस का काम है प्रोटोकॉल को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन उन्होंने वहाँ पर तरह की पुलिसिंग को कायम किया। जो लोग पुलिस को देख के डरते थे, वो लोग पुलिस के साथ अपने जीवन को जीना सीखें। और पुलिस ने वहाँ हर दिन चौपाल लगाया, हर संडे चौपाल लगा के वहाँ के लोगों को ये आत्मविश्वास जगाया कि आप जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य के अलावा भी आप ये कार्य करेंगे तो आपको उतना ही मान सम्मान मिलेगा, जो कि इस काम में आप मान सम्मान के बिना पैसे कमा रहे हैं, आपको जेल भी जाना पड़ता है, FIR भी करना पड़ता है, और जो आप कमाते हैं उसी में रहें। तो जब वहाँ शुरुआत हुई तो एक छोटी सी पहल की बी वैक्स दीपक जो कि दिया था, हमारे लिए दिया था, बट उनके लिए वो शायद रोशनी का काम किया। और उस दीपक को हम लोगों ने केवल और केवल 10 लोग को सिखाया कार्य करना। वो 10 से उस पूरे गाँव में जो लगभग 94 परिवार है, 94 परिवार में लगभग 800 लोग हैं, 800 लोगों ने वहाँ पे काम किया। 800 लोग वहाँ पे, तो 800 परिवार हम तो नहीं कहेंगे, 800 पर्सन परिवार के रूप में 94 लोग थे, जो कि लोगों ने सबने दीपक बनाया। और दीपक बना के ये अपने अंदर आत्मविश्वास जगाया कि हम इसके अलावा भी कार्य करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और पहले साल
लगभग लोगों ने 12 से 15 लाख रुपए कमाए हैं। पहली दिवाली जो थी कोविड टाइम की दिवाली थी, हर व्यक्ति परेशान था कोविड से, हम भी परेशान थे, लेकिन कोविड के समय अगर कोई व्यक्ति इतना अर्न कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि समाज के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वहाँ बना, लोगों ने खरीदा, लोगों ने अपने घर में दीपक जलाए। लेकिन दीपक बनाना हमारा वहाँ का मकसद नहीं था। हमारा मकसद है कि कैसे इस गांव को इस दलदल से निकाला जाए, कैसे इस गांव को एक लाइवलीहुड दिया जाए, कैसे इस गांव को एक रोजगार दिया जाए। तो दीपक बनाना हमारा एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग था, बट उस गांव को अरविंद सर की मदद से, वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी हैं जैसा वो कहते हैं, वो बताते भी हैं, लोग जानते भी हैं, तो उन्होंने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल बना के चीजों को सेट किया, जो आज की सरकार बोलती है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लोगों ने सेट किया। और उसी के आधार पे जो सरकार का काम था सरकार ने किया, जो सामाजिक लोगों का कार्य था सामाजिक लोगों ने किया, जो वहाँ के लोगों का दायित्व था वहाँ के लोगों ने किया। इस तरीके से पिछले 3 साल से वो गांव, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक हमारे नजर में वो गांव पिछले 3 साल में कोई भी सिंगल FIR नहीं हुआ है। उस गांव को WHO ने भी कवर किया, यूनिसेफ ने भी कवर किया। उस गांव को माननीय राज्यपाल ने भी बुला के अपने राजभवन में बुला के सम्मानित तरीके से पूरी महिलाओं को, पूरे गांव के लोगों को अपने राज्यपाल भवन में सम्मानित किया। और साथ ही साथ राज्यपाल के अलावा जो बाकी अन्य अधिकारी उस गाँव में गए और उस गाँव का जो विकास हुआ, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गई। पहले उस गांव में पंचायत भवन नहीं था, उस गांव में रोड्स नहीं थे, उस गांव में वाटर टैंक नहीं था। तो ये सारे कार्य करने से उस गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ। वो सरकार की सारी स्कीम जो हर एक नागरिक को मिलना चाहिए, हर एक लोगों के पास तक पहुंचना चाहिए, उन लोगों तक पहुंच गया। पहले वो लोग मांग नहीं सकते थे क्योंकि वो गलत कार्य करते थे, अब वो लोग इस तरह के गलत कार्य नहीं करते थे, तो बड़ी आसानी से सारे चीज उन लोगों तक पहुंचने लगी। और आज के समय वो लोग अपने श्रम से, अपने काम से वो लोग बड़ी आसानी से, बड़ी सुख से जिंदगी जी रहे हैं। और अगर आप उनसे कभी पूछेंगे, उनका प्रश्न करेंगे कि इस पिछले 3 साल में वहाँ की महिलाओं से, वहाँ की लड़कियों से कि आपने क्या बदलाव किया, तो मुझे लगता है, हमें भी लगता है, हम लोगों ने सोचा कि लोग अलग अलग उत्तर देंगे। कोई कहेगा हमें पैसा मिल गया, कोई कहेगा हमको ऐसा मिला, वो मिला। बट वहाँ के लोगों का जो उत्तर है, वहाँ की महिलाओं का जो उत्तर, उन्होंने कहा कि हम चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि पहले इन सब कार्यों से रात को पुलिस छापा मारती थी, लोग घर में आते थे, लड़कियां पढ़ने नहीं जा पाती थी। अब वो लड़कियां पढ़ने जाती हैं, वो लड़कियां बाहर निकल के आके लखनऊ में जैसा शहरों में आके अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सेल करती हैं कि हमारे गांव का उत्पाद है, हमारे गांव का प्रोडक्ट है, और बेच रही हैं। 2017 के बाद एक क्या बदलाव देखा? 2017 के बाद से बदलाव जो हमने देखा, जो एक हम बात करते हैं, जो गवर्नमेंट का कहना है, या एक युवा स्टार्टअप या युवा एंटरप्रेन्योर या उद्यमी की हम बात करें, तो जो जॉब सीकर हम कह सकते हैं, वो मुझे लगता है कि अब खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यूपी का युवा जॉब सीकर के अलावा जॉब गिवर बने। तो अब हर व्यक्ति जिसके पास जॉब नहीं है, वो उद्यमी बनने के प्रयास में है। और इतना आसान हो गया है बैंकिंग सेक्टर से, विंडो चैनल से, सारी प्रोजेक्ट स्कीम है सिंगल विंडो क्लियरेंस की वजह से, कि व्यक्ति एक जगह अप्लाई करता है, सारी चीजें उसके पास, बस उसको पेपर्स अपने रेडी रखने हैं, उसको जस्टिफाई करना है कि अगर हम ये उद्यम करने जा रहे हैं, तो ये उद्यम करने के लिए हमारे ये डॉक्यूमेंट्स और ये चीजें हैं, अगर सब कुछ रेडी है तो बड़ा आसानी से पैसा मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि किसी युवा को आज के पैसा चाहिए कार्य करने के लिए, रियली काम करना चाहता है, तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। और बहुत लोग आ रहे हैं उस गांव में, लोगों ने रिक्शे खरीद लिए, लोन लेके रिक्शे खरीद लिए। उस गांव में स्वयं सहायता समूह, 8 स्वयं सहायता समूह बना, और एक समूह में 1,30,000 रुपए आए। 8 समूह में लगभग एक अच्छे खासे 10 लाख के ऊपर का फंड आया। उससे महिलाओं के पास पैसे हो गए। महिलाओं, कोई महिला अपने अकेले खेती करने लगी, कोई महिला भैंस पालने लगी, कोई महिला बकरी पालने लगी, कोई महिला जाके खेतों में काम करने लगी। तो एक तरह से उद्यमी तो है ही है, बिल्कुल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट ही तो हो रहा है। कुछ लड़कियां बाहर आ गई काम करने के लिए, तो ये बदलाव हो, और बदलाव बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग नए जुड़ते चले जा रहे हैं इस काम में। आपके साथ 500 बी फार्मर्स अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। किन किन राज्यों से जुड़े हैं उनकी डिटेल हमें बताइएगा। अन्य राज्यों के लोगों को आप कैसे प्रेरित करते हैं, आपके मॉडल को वो अपने गांव में कैसे उससे अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं? मेरा मानना है कि मधुमक्खी पालन करना और मधुमक्खी पालन का बचाव करना और मधुमक्खी पालन के बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस करना, ये तीनों चीज अपने आप में अलग अलग जगह स्टैंड करती है। जैसे कि हम अपने मधुमक्खी डब्बे को एक जगह दूसरी जगह लेके जाना है, हम अपने डब्बे को बाराबंकी से जब गोरखपुर या कुशीनगर लेके जाते हैं, तो कुशीनगर के एक गांव में जब डब्बे लगाते हैं, वहाँ के लोगों के लिए डब्बा नया है, तो हम वहाँ पे जब लगाते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि भैया आपके खेत के लिए, आपके नीचे के फूलों के लिए फायदेमंद है। तो जब वहाँ पे हम डब्बे रखते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, सब लोग अवेयर होते हैं। एक दिन में लोग अवेयर नहीं होते हैं,
जाहिर सी बात है ये काम सरकार का है, लेकिन हम एक इस देश के इस राज्य के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम इस समाज को क्या देके जा रहे हैं, कम से कम हम एक जागरूकता तो फैलाएं। ये भी हमारा कर्तव्य है कि हम इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हम निभा रहे हैं। तो जब उस गांव के लोगों को हम बताते हैं, समझाते हैं, जब हम हर साल वहाँ जाते हैं, वहाँ से अच्छा पैसा जनरेट करते हैं, तो उस गांव का भी युवा निकल के आता है कि हम भी ये काम करेंगे। वो हमारे यहाँ रहता है, हमारे नॉर्मल एक डेली वेजेस के तौर पे काम किया, फिर 1-2-3 महीने फिर कहता हमें अपने डब्बे चाहिए, फिर वो 2 डिब्बे लेता है, वो अपना फिर वो अपना स्टार्ट कर लेता है। अब जब रोजगार स्टार्ट करता है तो हमारे साथ एसोसिएट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से हमने कुशीनगर, गोरखपुर, बनारस, सोनभद्र और बिहार, झारखंड, राजस्थान, अलग MP, अलग जगहों पे जहाँ अपने डब्बे हम माइग्रेट करते हैं, वहाँ लोगों की टीम हम बनाते चले जाते हैं। हमारे लिए क्या फायदा होता है कि जिस गांव में हम जाते हैं, अगर स्किल्ड कर देते हैं लोगों को, तो अगली बार वहाँ पे हम जाते हैं तो हमारे लिए स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल होता है, और वहाँ उनके लिए क्या होता है, उनके लिए एक नया काम हो जाता है, और एक वहाँ के लोगों के अंदर, वहाँ के फार्मर्स के अंदर की अवेयरनेस हो जाती है। बी कीपिंग भी एक ऐसा काम है जो कि हम अपने रोजगार के तौर पे इसको अपना सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों को जोड़ते हैं, और ऐसे हमने अलग अलग जगहों पे हमने लोगों को बनाया। आपके हनी क्वालिटी कंट्रोल के 20% रूल का आइडिया कैसे आया? आप फार्मर से उनके हनी का एक हिस्सा खुद बेचने क्यों कहते हैं, और इससे क्वालिटी में क्या बदलाव आता है, क्वालिटी कैसे करते हैं? फार्मर को हनी का एक हिस्सा बेचने के पीछे बोलने का मेरा मकसद ये होता है वोकल फॉर लोकल। जो वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट है, जब तक वो किसान खुद अपने सामान को नहीं बेचेगा तब तक वोकल फॉर लोकल प्रमोट नहीं होगा। नंबर 1, हर व्यक्ति कहीं जाता है तो मिठाई तो लेके जाता ही, तो मिठाई हमारे स्वास्थ्य के लिए शायद हानिकारक है, शहद हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभदायक है, और हनी इज नोन एज ए लिक्विड गोल्ड, हनी को हम लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। तो जब वहाँ का किसान खुद उत्पादन करके 1/3 हिस्सा, सपोज उसने 100 किलो प्रोडक्शन किया और 10 किलो वहाँ बेच रहा है, तो पहली चीज़ वो 10 किलो बेचेगा तो क्वालिटी अच्छी रखेगा, 90 किलो की भी क्वालिटी अच्छी रखेगा तभी वो 10 किलो बेचेगा। तो हमारा क्वालिटी यहाँ से मेंटेन हुई। 10 किलो स्वयं बेच रहा है आज, तो आने वाले समय में साल भर बाद या 2 साल के बाद तो पूरा 100 किलो बेचने लगेगा, तो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे ज़्यादा वो अर्निंग करने लगेगा, और वोकल फॉर लोकल के तौर पे हनी प्रमोट भी होगा। और जैसे शहद, जैसे बहुत साल पहले मुझे याद है हम लोग उस समय स्कूल में रहते थे, गवर्नमेंट ने एड्स लाया कि संडे मंडे रोज का मंडे। आज की डेट में एक्स की कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है, हर गांव में, हर मोहल्ले में जहाँ भी पोल्ट्री फार्म होता है वहाँ पे एड वहीं अगल बगल बिक जाता है। तो शहद के भी ऐसे प्रचार की आवश्यकता है। आज हम करेंगे, आप कर रहे हैं, आपके माध्यम से आपके लोग सुनेंगे, कल को सरकार भी कर रही है, सरकार भी आगे आ रही है इसका प्रचार करने के लिए। तो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, और ऐसे ही हमारा जो उत्पाद है हमारे ही गाँव में खपत हो जाएगा, हमको बाहर जाके बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दीपावली पर बीवैक्स दिए और हनी हैम्पर्स का ट्रेंड कैसा लगता है? पिछले साल 12 लाख दिए आपने बेचे, और उसके बाद गिफ्टिंग स्कीम्स भी ला रहे हैं। ग्राहक इस तरह की प्रतिक्रिया कैसे देते हैं? मतलब देखिए, आज के समय में ग्राहक बिल्कुल नया चाहता है। हम आज जो लेके गए वो चाहता है कल बदल जाए, हर दिन नया चाहता है, क्योंकि जो आज उसके सामने हमने रखा वो पुराना हो गया। तो जब तक हम चीज़ें उसके पास बदल के नहीं ले जाएंगे तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सपोज हम एक शहद की बोतल दे रहे हैं, उस शहद की बोतल में केवल शहद दे दिया, ग्राहक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन उसका हमने प्रेजेंटेशन उसके सामने ऐसा रखा कि नहीं भाई शहद तो है, बट आप इसको गिफ्ट के तौर पे, रिटर्न गिफ्ट के तौर पे, बर्थडे में, मैरिज पार्टी में आप रिटर्न गिफ्ट दीजिए। आप जो है मिठाई के तौर पे आप इस गिफ्ट को, दिवाली में ड्राई फ्रूट्स के तौर पे आप दीजिए, गिफ्टिंग कीजिए। तो लोग, पहली बात तो जब इस तरह से हम हैम्पर्स लेके आते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, और लोगों को लगता है हमें मिठाई देते हैं उससे हम शहद देते हैं। और लोगों को हमें अट्रैक्ट करने के लिए, जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति 1000 की मिठाई खरीद रहा है, जब उसको 900 का शहद देंगे, जाहिर सी बात सोचेगा अच्छी चीज़ हम दे रहे हैं। और स्वीट्स आता है, लोग रखते हैं, पास ऑन होता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो व्यक्ति देना नहीं चाहता, तो शहद या उसके बैक प्रोडक्ट या दीपक, उन्हीं में से एक चीज़ है। और लोगों की प्रतिक्रिया के बिना तो हम शायद अधूरे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया जब आती है उसी से अपने आप में हम बदलाव करते हैं, उसी से हम चेंजेस करते हैं, और उसी से जो हमारे यहाँ महिलाएं हैं, जो युवा हैं, जो उद्यमी हैं, वो भी अपने आप को बदलाव करके मार्केट में लेके जाते हैं। अभी महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए और बाकी लोगों के लिए आपने एक प्रशिक्षण केंद्र आप चला रहे हैं, तो उसमें कैसे कैसे लोग आ रहे हैं और कैसे आपको हो रहे हैं? भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर नेशनल बी बोर्ड, जो कि मधुमक्खी पालन का एक बोर्ड भारत सरकार ने बनाया हुआ है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। राज्य में उत्तर प्रदेश हॉर्टिकल्चर बोर्ड उसका नोडल एजेंसी है। उसके माध्यम से हमने यहाँ से प्रोजेक्ट दिया था भारत सरकार को कि हम इस तरह का प्रशिक्षण चलाना चाहते हैं, इस तरह से मधुमक्खियों की ब्रीडिंग करना चाहते हैं।
तो उसके तहत हमें भारत सरकार ने सहयोग किया। हमने यहाँ पहला अभी कोर्स 25 तारीख से 31 तारीख तक चलाया है। उसमें हमारे पास कन्नौज, उसके में हमारे पास गोरखपुर, जगह जगह लोगों से हमारे पास एप्लीकेशन आए। हमें एक बैच में 25 लोग को ही लेना होता, लेकिन फिर भी हमने 32 लोग को इनरोल किया, क्योंकि कुछ लोग जब बाहर से आ गए तो उनको वापस नहीं भेज सकते थे। हमने 32 लोगों को इनरोल किया। पूरा 7 दिन हमने रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत लोगों को सिखाया, बताया, समझाया। अब मेरा ये मानना है कि हम लगभग 80% सक्सेस हम इस ट्रेनिंग में जितने लोग सीखेंगे उनको काम कराना चाहेंगे, और जब वो अपना स्वयं का काम करेंगे तो उद्यम अपना शुरुआत करेंगे, अपना स्वरोजगार शुरू करेंगे, जिससे कि ना कि वो खुद बनेंगे बट अपने अपने गांव में एक दो लोगों को रोजगार करेंगे, जिससे कि हमारे राज्य विकसित होगा और हम थोड़ा सा इकोनॉमी में सहयोग कर पाएंगे। पुलिस थानों में बी बॉक्स लगाने का प्रयास कैसा जा रहा है? बाराबंकी के पुलिस स्टेशन में मधुमक्खियां पालने के परियोजनाओं में कैसा चल रहा है, और ये कम्युनिटी पुलिसिंग का नया मॉडल बन सकता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में हम कहना चाहिए तो पूरा पुलिस का वर्क है, पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि पुलिस कैसे इसको आगे लेके चलना चाहती है। हमने अपना सहयोग किया और हम लोगों को पुलिसिंग में बताते हैं, जो हमारे पास एक्सपीरियंस आया बताते हैं। पुलिस उस तरीके को यूज भी कर रही है, और थानों में एक तरह से जो उनके पास स्पेयर स्पेस होते हैं, अगल बगल फूल होते हैं, इन उत्पादों से उनके यहाँ पे एक कंटीजेंसी फंड इकट्ठा हो सकता है, जिससे उनके डेवलपमेंट या फिर उनके यहाँ पे एक नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जो डे टू डे के एक्सपेंस होते हैं लाइक टी एंड ऑल चीज़ों के, उससे इसका एक्सपेंस मीट आउट होता है। और यही हमारा प्रयास भी है कि इन चीज़ों को करा के इसका एक्सपेंस मीट हो। बाकी इसको किस तरीके से आगे ले जाना है ये तो पुलिस का अपना रोल है, और पुलिस जानती कैसे आगे ले जाना है। हमें एज ए एक्सपर्ट उनको हेल्प है। यूपी की निवेश मित्र और अन्य सरकारी योजनाओं ने आपकी कंपनी को कितना सपोर्ट किया? योगी सरकार के बेहतर कानून व्यवस्था और बिजनेस फ्रेंडली स्टेप से आपके बिजनेस को कैसे मदद कर रही है? अगर हम बात करें सरकार की, तो आप हमारे यूनिट पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे जितने भी मशीनरी आप देख रहे हैं, उद्यान विभाग से एक स्कीम है PMFME, फूड प्रोसेसिंग स्कीम। उस स्कीम के अंतर्गत हमने मशीनें लगाई। उस स्कीम के अंदर मशीन लगा के हम पहली बार जो आपका वर्ड फॉर इंडिया, डिफरेंट UPITS जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर जाके इंटरनेशनल ट्रेड शो में वहाँ पे जाके हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे लगता है कि जो आज का हम एंटरप्रेन्योर जो है, अगर हमें अपने पास से एक्सपेंस करके जाना हो, जाहिर सी बात है एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है, और हम वो रिस्क नहीं ले पाते हैं कि हम कैसे वो रिस्क ले कि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए एक्सपेंस करना है, वो सेल स्पेस हमें लेना है, उसकी ब्रांडिंग करनी है। तो कम से कम गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है कि स्टाइल स्पेस हमको दे दिया, उसकी ब्रांडिंग एंड ऑल, तो वो हमारा काम है करना। हम करके वहाँ से जो बाहर आते हैं, हमें जैसे केन्या का बाहर हमें मिला, हमें एक्सपोजर मिलता है, दुबई का बाहर मिला, हमें बाहर के मार्केट का एक्सपोजर होता है, ये गवर्नमेंट हमें दी, और उस वजह से हम अपने प्रोडक्ट को बाहर लेके जा पाते हैं। उसमें हम निवेश मित्र से पोर्टल्स पे हम जो फूड पॉलिसी 2023 में अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर्स के सपोर्ट्स जो इसमें बिल्कुल सिंगल एक व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो ऑफिसर के सपोर्ट मिल जाते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की आप जाहिर सी बात है तो पूरा समाज देख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बेहतर है, उसमें एक हम उद्यमियों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें पहली बात लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा होगा कि हमें थाने में जाने की आवश्यकता ही नहीं है कि हम थाने में जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो हमें थाने में जाना ही, जाहिर सी बात है कभी आवश्यकता पड़ती भी है तो बड़े पोलाइटली वे में हमारे साथ ऑफिसर्स डील करते हैं और बड़ी वे में हमारा काम हो जाता है। आपके सपनों का चयन पूर्वा और बाराबंकी और यूपी 2047 में कैसा होगा? विकसित यूपी और विकसित भारत के सपने में आप चैनपुरवा और आपके जितना भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसको आप कहाँ देखते हैं? आपका स्टार्टअप उसमें क्या योगदान देगा? विकसित भारत और विकसित यूपी की बात करें तो हमारा स्टार्टअप उसमें ये योगदान करेगा कैसे हम एक छोटे से टीनी इंसेक्ट को जो कि मधुमक्खी है जिसे हमें बचाना है। हमारे स्टार्टअप का रोल शहद बेचना या इकोनॉमी को ग्रोथ करना या फिर पैसा कमाना तो सेकेंडरी है। हम जब काम करेंगे तो ये हमें मिलेगा, बट जो मधुमक्खी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस अर्थ के लिए, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा कि मधुमक्खी खत्म हो जाएगी तो ह्यूमन बीइंग खत्म हो जाएगा। तो हमारे स्टार्टअप का और चैनपुरवा का और हमारे से जुड़े हुए लोग जो मधुमक्खी जुड़े हुए हैं उनका रोल यही है कैसे हमको इस मधुमक्खी को बचाना है। अगर इस मधुमक्खी को हम बचाएंगे तो 2047 में हनी एक अपना रोल प्ले करेगा इकोनॉमी में। तो हमारा रोल मधुमक्खी को बचाना है और उसको बचा के हम इकोनॉमी में सकते हैं। तो फिर क्या कभी आप मधुमक्खियों से बात भी करते हैं और जैसे गाने गाते हैं उनके बीच होते हैं उसको एंजॉय करते हैं? बी फार्म पर कोई मजेदार या फिर कोई ऐसा मुश्किल पल रहा हो उसको हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। मधुमक्खी पालन एक अपने आप में पैशनेट वर्क है। इसको हम बोलते हैं कि जब तक किसी के अंदर पैशन नहीं होगा इस काम को नहीं कर सकते।
पैसन क्यों है? जब हम लोग डब्बे माइग्रेट करते हैं रात के समय एक जगह से दूसरी जगह फॉक्सेज जंगलों में लेके जाते हैं, तो कभी टाइगर्स कभी कोई भी चीज़ आते हैं, तो हमें अपने आप को बचना है। हम जस्ट लाइक आर्मी की तरह टेंट लगाते हैं, बट होता क्या है कि हम हमारा जो बैकग्राउंड रहा है वो हम आर्मी स्कूल से पढ़े हैं, फिर हायर एजुकेशन किया, तो गाँव में रहना कम हुआ। तो एक शहर की लाइफ जीने के बाद गाँव की लाइफ जीना अपने आप में हर एक जगह पे वो टास्क ही होता है। जस्ट लाइक टास्क, कल क्या टास्क मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या टास्क आएगा, हमें नहीं पता, लेकिन हम रेडी हर टास्क को एक्सेप्ट करने के लिए। जब हमें पहली बार टेंट लगाना, तो हमें टेंट लगाना तो आता नहीं है, तो पहले हमें टेंट लगाना सीखना है। क्योंकि मेरा मानना है कि स्टार्टअप जब तक सारा काम खुद से नहीं करके जाएगा, मैं रोल मॉडल अपने रोल मॉडल अब्दुल कलाम और टाटा जो उसको उनको मानता हूँ, रतन टाटा जी को, उनकी मैं बायोग्राफी पढ़ता हूँ। उन लोगों ने वहाँ से सफ़र किया है कि कैसे क्यों झाड़ू लगाते हैं, कैसे क्यों अपने यहाँ पानी पिलाता है। तो जब तक उस दर्द को हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपने स्टार्टअप्स को उस लेवल तक लेके नहीं जा सकते जहाँ तक सोच रहे हैं। तो हम खुद ही बॉक्स भी लोड किए हैं, हम खुद ही टेंट्स भी लगाए हैं, हम खुद ही जंगल में स्टे भी किए हैं। तो हमारी लाइफ गाँव से बिलोंग नहीं करती है, बट हम जीते जीते इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो अब हमारे लिए डे टू डे लाइफ की चीज़ें बन गई है। मधुमक्खी इतनी अच्छी एक इंसेक्ट है जो कि बी वेकर घास भी करती है, बात करती है एज ए एक्ट लाइक अ बायो इंडिकेटर में, बताती है कल का वेदर कैसा होगा। हम बी की एक्टिविटी को देख के बता सकते हैं कल का वेदर क्या होगा। बी हमसे बात करती है, बट हमें उनकी एक्टिविटी को देख के बात करना पड़ता है कल क्या होने वाला है। बी हमें काटती है, बी हम तो कभी उनसे शुरुआती समय में डर वर भी लगा काटते वक्त? बहुत डर लगा। बी इतना काटी स्टार्टिंग में कि ऐसा लगता था काम ही ना करे, लेकिन काटते काटते अब तो आदत हो गया है कि काटती भी है तो पता नहीं चलता है। हाँ, तो इसलिए कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो उससे बचाव के लिए, उसे काटने से बचाने के लिए कोई आपके उपकरण हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब तो डे टू डे लाइफ में यूज हो गया। अच्छा, तो मन की बात, हार्वर्ड बी स्कूल, आईवी स्कूल वाले समाचार पर आपके परिवार और गांव वालों का क्या रिएक्शन था? पर्सनली आपका क्या रिएक्शन था? पीएम मोदी की तारीफ और ग्लोबल केस स्टडी से घर वालों और चैनपुरवा को कितनी खुशी मिली? जाहिर सी बात है, जब हम काम करते हैं तो ये मेरा रोल नहीं है, ये पूरी टीम का रोल है, फैमिलीज का रोल है, सारे लोग चैनपुरवा का रोल है, जाहिर साथ हमारे साथ जो कंज्यूमर उनका भी रोल है। क्योंकि हम अकेले कोई काम नहीं कर सकते हैं, एक टीम होती है, फेस कोई और होता है। हम कितना भी काम कर लेते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से मन की बात में आने के बाद हमारा रोल और बढ़ जाता है, कैसे हम समाज में अपना और मोटिवेशन कहते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि हमें फिर ये देखना पड़ता है कि हम गलतियां ना करें। जाहिर सी बात, हम काम करेंगे, गलतियां तो होगा, लेकिन प्रयास इसका है कि हम गलती नहीं करें, लोगों के लिए, समाज के लिए और अच्छा काम करके दें, जिससे कि उनके लिए हम और मॉडल तक कर सकते हैं, जिससे कि युवा आगे बढ़ के। दर्शकों के लिए असली शहद और मिलावट वाले शहद को पहचानने का सबसे सरल और देसी तरीका क्या है? घर पर रॉ हनी टेस्ट करने का कोई सरल नुस्खा हो तो हमें बताइए, और आप शुद्ध हनी के लिए क्या ध्यान रखते हैं वो भी हमें बताइए। ग्लास ऑफ वाटर अगर आप लेते हैं शहद का, और उसको आप अगर 1 चम्मच शहद उसमें डालें, तो शहद जाके नीचे बैठ जाए, तो जब शहद नीचे जाके बैठ जाता है, इसका मतलब ये कि ये ट्रेडिशनल हमारे यहाँ दादा परदादा ने बताया, और साइंटिफिक वे में तो लैब ही अच्छा है, लेकिन अगर नीचे बैठ गया तो शहद असली है। और शहद को आंखों में लगाते हैं तो लगती है, ऐसा पुरानी पद्धति कहना। पेपर में डालते हैं तो पेपर से शहद नीचे नहीं जाते, क्योंकि शहद फिक्स होता है। और मेरा मानना है कि शहद जो भी किसी भी शहद वो शहद ले तो रॉ हनी ले, और अपने आस पास की बीकीपर से, जिससे कि वहाँ की बीकीपरों का भी हेल्प होगा, वहाँ के किसानों का भी सहयोग होगा, और आपको शुद्ध शहद भी मिलेगा। और आपके माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहेंगे, हमारे भारत में लगभग 60% आबादी ऐसी है जो जमे हुए शहद को नकली मानती है। हम बताना चाहेंगे कि जमा हुआ शहद नकली नहीं है, वो शहद की एक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो शहद की नेचुरल प्रॉपर्टी, उसे जमना, जैसे नारियल तेल ठंडी में जम जाता है, ऐसे शहद भी जमता है ठंडियों में और गर्मियों में पिघल जाता है। उसको नकली ना माने, उसको आराम से आप खाइए, वो आपके खाने योग्य है। तो फिर आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमें कुछ बताइए। ये आपके हनी रखा है, और ये आपकी बी वैक्स है, ये क्या चीज़ है? ये हमारा बी वैक्स कैंडल्स है। जी। ये बेसिकली हम लोग जो बॉक्स के अंदर के स्लीप इस्तेमाल करते हैं, वो सीड्स से हमने बनाया हुआ है। इसके अंदर आप हेक्सागन शेप देख रहे हैं, हेक्सागन शेप में बी एग्ले करती है। ये हमारा रॉ बी वैक्स है, जो कि ये चंदुआ की महिलाएं बनाती है। ये महिलाएं बनाती हैं। हाँ, ये दीपक 2.5 घंटा जलता है, और ये दीपक 2.5 घंटा जलता है, इसमें किसी तरह का फ्यूज नहीं आता है,
ये आपका इको फ्रेंडली है। ऐसे ही हमारा जो हनी है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ हनी है, जो मस्टर्ड, यूकलिप्टस, लीची, नीम, जामुन, अजवाइन, अलग अलग फ्लावर की हनी है, जो कि लोगों के सामने आप जो लोग यूज कर सकते हो, सबकी अपनी अलग मेडिसिन प्रॉपर्टी है। जैसे यूकलिप्टस हनी जॉइंट पेन के लिए अच्छा है, मस्टर्ड हनी डाइजेशन के लिए अच्छा है, लीची हनी एंटीबायोटिक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छा होता है, मल्टीफ्लावर के अंदर हेयर ग्रोथ की प्रॉपर्टी है, और सारी हनी की अपनी अलग विशेषताएं हैं। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सी हनी खाएं, तो आप मस्टर्ड हनी रेगुलर खा सकते हैं, लेकिन बाकी हनी आपको जब आवश्यकता है जिसकी पड़े आप अपने आप टेस्ट चेंज कर सकते हैं। और सारे हनी की अपनी प्रॉपर्टीज ही अपने आप में अलग है। लाइक तुलसी हनी गुड फॉर द कफ एंड कोल्ड अच्छा है, सजन हनी भी होता है। और सबसे अच्छी बात है कि सारे हनी हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, सीजनल फ्रूट्स जो है सीजनल हनी भी हमेशा हर टाइम। हम लोग आ गए हैं निमित जी के बी बॉक्सेस के पास। अब यहाँ पे मधुमक्खियां चारों तरफ घूम रही, थोड़ा डर मुझे लग रहा है पर कोई बात नहीं, देखते हैं। निमित जी अब इसके बारे में हमें कुछ समझाइए कि कैसे इसमें आप काम करते हैं और कैसे इससे हनी का उत्पादन आप करते हैं। देखिए, बॉक्स है, सबसे नीचे स्टैंड है, ये बॉक्स का गेट है जाने का, जिसको जी। फूड बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर 8 फ्रेम्स होते हैं। ये जो हमारा मंथ चल रहा है, इस मंथ में हनी को बाहर से कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि बरसात का समय चल रहा है। तो ये हमारा फीडर है, इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन देते हैं। शुगर सॉल्यूशन देने का मतलब ये नहीं कि मधुमक्खी से शहद बना रही है, इस समय हनी नहीं निकलता है। और इस समय जो हनी नहीं निकलता, तो इससे जो हम बॉक्स के अंदर एक ब्रीडिंग का काम है, वो काफ़ी तेज़ी से होता है। और आप जैसे देख रहे हो, 2 बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, इस बॉक्स की बीज इसमें जाएगी, उस बॉक्स की बीज इसमें जाएगी। अच्छा, वो बॉक्सेस से इधर से उधर होती रहती है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं, इसकी उसमें नहीं जाएगी, उसकी इसमें नहीं इसमें आएगी। नहीं जाएंगे, जो वो इस एक बॉक्स पे जो जिस बॉक्स की बीज है उसी में रहेंगी। और ये देखिए, आप जैसे आप ये जो पैक्ड सेल देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये फीड है जो बी ने यहाँ से लेकर रखी है। और जो आप बीज देख रहे हैं अंदर जो जाके फीड कर रही है, जैसे लाइक नर्स भी है, इनके सबके काम बटे रहते हैं। एक बी का काम 45 डे जो जिंदा रहती है, वो 45 दिन के अंदर मधुमक्खी जो है अपना जीवन चक्र खत्म करती है। 45 दिन में उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। 45 दिन के अंदर मधुमक्खियाँ अपनी दूसरी बी बर्थ हो जाती हैं। एक जब क्वीन बी एग ले करती है, तो उसके एग ले करने के बाद 22 डेज के बाद उससे बीज पैदा होती है। और उस बीज का एगले और रिप्रोडक्शन सब इसी बॉक्स के अंदर होता है? सब इसी बॉक्स के अंदर होता है, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं करनी होती, सारी काम इसी के अंदर होती है। ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। और इसकी जो लाइफ साइकिल है, वो पूरा का पूरा बी की ह्यूमन बीइंग की तरह चलता है। इनके सबके रोल बटे हुए हैं, सबके काम बटे हुए हैं, सबके वर्क बटे हुए हैं। हम लोग बी के बीच में खड़े हैं, बट हमें नहीं काट रही है। लेकिन अभी हमारा इंटेंशन इनको मारने का रहेगा, तो हमें ये काट नहीं सकती, क्योंकि जो इनके एंटीना है, इस एंटीना से हमें रीड कर लेती हैं। हम अगर स्ट्रेस में भी है तो भी हमें रीड कर सकती हैं। तो इसलिए तो ये इनका एंटीना एक तरीके से इनके सिक्स्थ सेंस की तरह काम 6 सेंस की तरह काम करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, ये देखिए मेरे हाथ पे बैठी है, भी ये आपको नहीं काटेगी? बिल्कुल नहीं काटेगी। इस तरह से जैसे आप देखिए, हमने ये रखा, ये इनका आगे का एंटीना है, ये इनका आगे का एंटीना है, जो बिल्कुल आगे बीज दिख रही है, ये इनका एंटीना है। तो ये जैसे ये इनका हनी है, देखिए ये हनी है। तो सबका रोल डिसाइडेड है। ठीक है, आपके सामने हनी दिख रहा है आपको, बट इस समय हम हनी निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि इस समय हम शुगर फीड कराते हैं। अगर इस समय हनी हम निकालेंगे तो शुगर कंटेंट ज्यादा रहेगा। तो जब फ्लोरा अवेलेबल आपका हनी बेसिकली जो है वो शुगर फ्री रहता है? शुगर बेसिकली हनी सारे शुगर फ्री होते हैं, हनी में शुगर होता ही नहीं है। नहीं, जैसे कुछ हनी ऐसे भी मार्केट में रहे हैं जिसपे विवाद रहे हैं पहले, जिसमें शुगर पाई गई है, तो आप कैसे, आपका हनी उससे डिफरेंट रहता है? जो मार्केट में हनी आप देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे केस स्टडी आते हैं, वो बी के पास नहीं एड ऑन है, वो अलग से एड ऑन होता है। मधुमक्खी कभी शुगर एड ऑन नहीं करती है। हम जैसे ह्यूमन बीइंग एड ऑन करते हैं, तो मधुमक्खी क्या करेगी? बिल्कुल। मधुमक्खी तो नेचुरल हनी ही बनाती है, उनके नेचुरल हनी बनने के बाद ही चीजें कुछ बन पाती हैं। तो ये हमारा कंप्लीट बॉक्स हो गया। ऐसे इसको इनके करीब हाँ। 4 बॉक्सेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से बॉक्सेज हैं, ये हमारे पास स्टडी पर्पज से बॉक्सेज हैं। जब हमारे पास बॉक्सेज सीजन टाइम में आते हैं, तो हम लोग एक जगह पे 200 से 250 डब्बे रखते हैं। अभी हमारा ऑफ सीजन चल रहा है, तो केवल 4 बॉक्सेज हम रखते रहेंगे इसका ट्रेडिंग इसका पर्पज। सीजन क्या रहता है? अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च हमारा सीजन होता है। उस समय आपसे गांव के लोग सब जुड़ के यहाँ पे सब पूरा एक माहौल रहता होगा पूरा आपका? पूरा वर्क होता है। कितने देर आपका काम चलता है? सुबह से लेकर डेली होता है हमारा, डेली अर्ली मॉर्निंग से लेकर के 12-1 बजे तक होता है, फिर 1-2 घंटा रेस्ट होता है, फिर 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे पूरा काम है। क्योंकि दिन में हनी निकलता है, शाम को हनी स्टोर होता है, फिर वो हनी जो निकलता है वो अपने गोडाउन तक जाता है, फिर उसके बाद वो हनी वहाँ से स्टोर हो गया, फिर नेक्स्ट डे की तैयारी हो जाती है। तो पूरा दिन का काम होता है, क्योंकि हमारे पास
ऐसा तो है नहीं कि 10 ही डब्बे हैं। आज हमने इस एपेरी पे काम किया, नेक्स्ट डे दूसरे एपेरी पे काम किया, दूसरे से हम अल्टरनेट हर जगह पे काम करते रहते हैं। फिर एक तरफ से हनी एक्सट्रैक्शन खत्म हुआ तो पीछे से बॉक्स को चेक करना होता है, किसी बॉक्स में क्वीन है कि नहीं। अच्छा, इन बॉक्सेस की मेंटेनेंस पे क्या करना पड़ता है आपको? बॉक्सेस के साल में एक बार बाहर से पेंट करना होता है, अंदर से बॉक्स पेंट नहीं होता है। और अंदर से महीने में एक बार बॉक्स की सफाई होती है, विदाउट पेंटिंग, केवल कपड़े से पोंछ के हल्दी से साफ कर देते हैं, बाकी और कोई मेंटेनेंस नहीं होता बॉक्स के। और ये बीज जो घूम रही है ये यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी, इसी के अराउंड घूमती रहेंगी। यहाँ से 3 किलोमीटर रेडियस में बीज जाती है, वो 3 किलोमीटर जाती है, फिर अपने आप इसी बॉक्स के पास आ जाती है, वापस आ जाती है। ऐसा नहीं कि जाएगी तो आएगी नहीं, जाएगी तो अपने आप इसी बॉक्स में आ जाती है। हमें जब भी यहाँ जगह बदलना होता है 3 किलोमीटर के बाद ही बदलना होता है। और आपका इसके बाद क्या स्टेज रहता है? ये हमने यहाँ पे हमने बॉक्स किया, हम इसके बाद हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं हनी हम एक्सट्रैक्ट कहाँ करते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, निमित जी हम लोग को दिखाएंगे कि इन बॉक्सेस से, बी कीपिंग बॉक्सेस से हनी निकलने के बाद एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, हनी निकालते कहाँ से? यहाँ से हनी निकालते हैं और इसमें फ्रेम्स डाल देते हैं और फ्रेम डाल के इस तरह से घुमाते हैं। वो जो फ्रेम वहाँ पे आपके लगे थे वो आप इसमें लगा देते इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ से हनी निकालते हैं तो पूरा शहर नीचे गिर जाता है और यहाँ से फिर हम बकेट भर लेते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हनी निकल जाता है। ये हनी जैसा निकालते हैं ये हमारा खाने योग्य हनी होता है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपके मधुमक्खी पालन में किसी भी मधुमक्खी को कोई हानि नहीं? कोई हानि नहीं होती, मधुमक्खियाँ मरती भी नहीं है, ना एग्स ना लार्वा ना। सबसे ये आप जान सकते हैं सबसे बड़ा डर जो होता है वीगन, जो आजकल लोग कहते हैं कि भाई मधुमक्खी पालन के वक्त मधुमक्खियाँ उसमें निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में मर जाती हैं। तो निमित जी के यहाँ मैं ये देखकर अश्योर कर सकता हूँ कि एक भी मधुमक्खी एक्सट्रैक्शन के वक्त या शहद बनने के वक्त अपनी जान नहीं खोती, मरती नहीं। अब आगे आप दिखाइए, प्रशिक्षण केंद्र है आपका जहाँ पर आपने अपनी महिलाओं को और बाकी ये लोगों अभी को। रिसेंटली हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ था। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे हम लोगों को ट्रेन करते हैं, 7 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। हमारा पूरा सेटअप है, कोई चार्जेज नहीं है, इसका सारा जो सारा चार्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पे करती है इसके लिए, और फूडिंग से लेकर के रुकने से व्यवस्था सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, और यहाँ स्टे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और इसमें लगभग एक बैच में 25 से 25 लोग एज यूजुअल रहते हैं, बट कभी बढ़ जाते हैं 2-4, तो बात अलग है। तो एक बैच आपका 7 दिन ट्रेनिंग, 7 डेज ट्रेनिंग होता है, 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। ये तो चलता है। इसमें आपका स्पेशल फोकस क्या रहता है? स्पेशल फोकस बी कीपिंग रहता है, और बी कीपिंग बेसिकली हमारा फोकस होता है कैसे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराएं। ओके, बॉक्सेस होते हैं उनको खुद प्रैक्टिकली कराते हैं कि आप खुद करो, खुद फील करो, खुद काम करो। और थ्योरेटिकल अगर 1 घंटा होता है तो प्रैक्टिकल 5 आवर होता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं कि आप फील करो कैसे काम करना है, क्योंकि जो ये फार्मर्स हैं या जो भी लोग हैं इनको उतनी चीजें हम थ्योरेटिकल उतनी चीजें बताने की जितनी आवश्यकता है, बाकी वो जब करते हैं तो ज्यादा सीख पाते हैं। और फिर अलग अलग लेक्चर्स के लिए साइंटिस्ट को या अच्छे फार्मर्स को जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं उनको बुला के उनसे एक्सपीरियंस शेयर कराते हैं, ताकि वो तैयार हो सके इस काम को करने के लिए। और इसके बाद सबसे बड़ी बात होती है, ट्रेनिंग तो हमने दे दी है, ट्रेनिंग देके छोड़ दिया, हम उस पर छोड़ते नहीं हैं। उसके बाद जो लोग काम करना चाहते हैं उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी देते हैं, और उनके प्रोडक्ट को मार्केट कराने के लिए भी हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। लास्ट बी वेनम के क्या फायदे रहते हैं? वी वेनम हो गया, हनी इज द लास्ट प्रोडक्ट, लाइक जो बाई प्रोडक्ट है, वी वेनम हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, पुलिस हो गया, वीवेक्स हो गया। तो बाई प्रोडक्ट पे ज्यादा फायदे हैं एज कम्पेयर टू द हनी, क्योंकि हनी में हमारा जाहिर सी बात है हनी एज यूजुअल मार्केट में 100-150 रुपए किलो जाता है, तो बी वेनम जाहिर सी बात है ग्राम्स में जाता था, 8,000-5,000 रुपीज पर ग्राम में जाता है। पोलन ग्रेन 500-700 रुपीज पर केजी जाता है, वीवेक्स 250-300 रुपए पर केजी जाता है। और बी वेनम बेसिकली यूज फॉर द केमोथेरेपी मेडिसिन, जो कि बाहर की, जो आपके कैंसर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, और जो कि बाहर की एजेंसी परचेज करती है इसको। अभी अपने यहाँ पे ज्यादा वर्क नहीं हो रहा है, हम आपको बी वेनम इक्विपमेंट भी दिखाएंगे अभी कैसे इक्विपमेंट होते हैं। पोलन ट्रैप भी यूज होता है पोलन निकालने के लिए, पोलन ग्रेन्स हाईली रिच प्रोटीन डाइट, जो जिम जाते हैं उसको यूज कर सकते हैं। फॉर पुलिस गुड फॉर द टूथपेस्ट एंड लाइक बिटरिंग की तरह जहाँ कट गया वहाँ यूज कर सकते हैं। तो हनी, हम हनी को लास्ट प्रोडक्ट मानते हैं, बट जो बायो प्रोडक्ट है उस पर हम ज्यादा लोगों को फोर्स करते हैं कि आप काम कीजिए, क्योंकि मार्केट स्टेबिलिटी हमेशा नहीं रहती, कभी हनी का मार्केट कम है ज्यादा है, और बाकी सारे प्रोडक्ट पे बायो प्रोडक्ट पे काम करते हैं, तो हमेशा मार्केट में अपने आप को स्टेबल बनाया जाता है। आपने बताया आपने इस यात्रा की शुरुआत 2012 से करी, तो 2012 से 17 के बीच लोग कहते हैं सुरक्षा व्यवस्था बड़ी गड़बड़ रही, तो उसके बाद 17 से आपने अपने आप को, अपने रोजगार, अपने बिजनेस को कितना सुरक्षित समझा? 2012 से हम काम कर रहे हैं और 2024 हो गया, 12 साल का सफर है, लेकिन 12 से 2 साल तो हमारा सीखने में गया। सीखने के समय ऐसा कुछ खास नहीं था, हम लोगों के पास जाके
फील ही करते थे कैसे मधुमक्खी होता है। 2 साल हमारे इसमें बीत गया, 3 साल जाहिर सी बात है हमें अपने सेटअप को रेडी करने में बीता, और धीरे धीरे चीजें हम, इसी प्रकार की समस्याएं उस दौरान सामने जाहिर सी बात है उस समय तो समस्याएं, जब आदमी सीखता है तो समस्याएं रहती है, क्योंकि उस समय स्टार्टअप एंड ऑल ये सब चीजें नहीं थी कि स्टार्टअप को उतना प्रमोशन नहीं हुआ करता था कि स्टार्टअप को, अब आज के डेट में हमें कोई मेंटर चाहिए तो स्टार्टअप में इन्वॉल्व होते ही गवर्नमेंट एक मेंटर दे देती है, किसी न किसी एजेंसी से, इंक्यूबेटर सेंटर से हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहाँ पे रिस्पेक्टिव साइंटिस्ट या रिस्पेक्टिव जो भी लोग होते हैं वो एक अपने स्टार्टअप को गाइड करते हैं। बट हम 2012 की बात करें तो हमें बीकीपिंग करना है, हमें खुद से सीखना है, बताने वाला कोई नहीं है, हमारे लिए मेंटोर कोई नहीं है। आज जैसे हम स्टार्टअप में इनरोल करते हैं एक हमारे लिए मेंटोर गवर्नमेंट दे देती है, जाहिर सी बात है वो मेंटोर को हमें कुछ पे नहीं करना है, वो मेंटोर हमें सब कुछ बताती है, भाई आप यहाँ जाइए, ये करिए, ये पेपर वर्क है, ये आपको ITI करना है, ये वहाँ पे CA भी होते हैं, स्टार्टअप इनरोल होते हैं, CA बताते हैं कैसे बजट रिपोर्ट बनाना है। उस समय तो हमें बजट रिपोर्ट बताने वाला भी कोई नहीं था। जाहिर सी बात है FSI लाइसेंस है, FSI लाइसेंस बहुत छोटी सी लाइसेंस है, तो अब FSI लाइसेंस इजिली अवेलेबल है। उस समय हमें ऑनलाइन अप्लाई करो, वेट करो, बहुत सारी चीजों में टिन नंबर होते थे, टिन नंबर से GST आया, तो वो चेंजेस तो हर दिन होते हैं। जाहिर सी बात है अभी 2 दिन कल ही आपने देखा कि GST की नॉर्म्स में चेंज, तो जाहिर सी मतलब GST की नॉर्म्स में चेंज हुआ तो हमारे लिए कितना एजी होगा, जो हमारे पहले इक्विपमेंट पे 12%, जैसे ये B बॉक्स अब ये आपके 5% ये 5% में आ गया। अब जाहिर सी बात है इसका जो पैसा कम होगा फार्मर्स को, तो हमें ही तो बेनिफिट मिलेगा। पहले हम लोग 12% इसका टैक्स पे करते थे, बी के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन बी तो हम ऐसा रखेंगे नहीं, बी तो किसी न किसी चीज में हम रखेंगे, जो हम बी के साथ उपकरणों पे जितना आपको फायदा मिलेगा उतना बीज के लिए फायदा मिलेगा। अब हमारा 5% टैक्स हो गया, तो 5% टैक्स होगा तो हमारी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो हमारा जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जाहिर सी बात है हमारा प्रॉफिट ज्यादा होने लगेगा। तो ये हमारे सबसे अच्छी बात है कि GST कल कम हो गया। आगे से अभी हमारा सीजन स्टार्ट होने वाला है, सितंबर अक्टूबर से हमें उसमें इसका फायदा मिलेगा। जो पहले हम किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर हम अगर कोई भी सामान परचेज करते थे तो अगर हमें 88,000 की सब्सिडी मिल रहा है, और हम अगर एक फार्मर हैं और हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें उस टैक्स का बेनिफिट तो डायरेक्ट मिलता ही नहीं था, हम तो टैक्स पे कर दिए जहां से सामान खरीदे, लेकिन अब हमारे पास वो कंपनी नहीं है तो हम तो टैक्स दे दिए, अब वो 24,000 रुपीज हमारा तो लॉस है, अब हमें एक छोटा अमाउंट देना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा फार्मर्स के तौर पे। आपका यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो इस बार 25 सितंबर से फिर शुरू होने वाला है, आपका उसमें जाना हुआ था, क्या आपका अनुभव है? उसमें काफी अच्छा अनुभव रहा, हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक अच्छा सा स्पेस भी मिला था। किस सीजन में गए थे? मैं लास्ट ईयर भी गया था, इस साल भी जा रहा हूँ। इस साल भी आप जा रहे हैं? यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की पहले वर्ल्ड फूड इंडिया भी हो रहा है। वर्ल्ड फूड इंडिया में यूपी जो है पार्टनर स्टेट है, और यूपी से बहुत सारे स्टार्टअप जा रहे हैं उसमें अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में है, और वो वर्ल्ड का बेस्ट फूड शो है, प्रगति मैदान में होता है, 3 डेज होगा, उसमें बाहर के भी क्लाइंट्स आते हैं, B2B मीटिंग्स भी होती हैं, हमें एक्सपोजर मिलते हैं कि बाहर के प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट में चेंजेस क्या करने हैं, एक्सपोजर मिलता है हमें, वहाँ पे मार्केट मिलते हैं। तो हम वर्ल्ड फूड में भी जाएंगे, वर्ल्ड फूड के साथ साथ हम यूपी ITS में भी जाएंगे, तो इन दोनों जगहों पे हमें मार्केट तो मिलते ही मिलते हैं, बट सबसे बड़ी बात होती है एक्सपोजर, हमारे प्रोडक्ट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग में हमें क्या चेंज करना है, हम अपने प्रोडक्ट में क्या नया लेके आना चाहते हैं, इन सब चीजों का हमें अनुभव वहाँ पे मिलता है। ट्रेड शो से क्या उम्मीद है? ट्रेड शो से उम्मीद मार्केट, इजिली मार्केट अवेलेबल है, और जब हम एक ग्लोबल गेट पे और जब हम एक गवर्नमेंट स्पेस के अंदर होते हैं तो जो सामने वाला बायर होता है उसके अंदर ट्रस्टेबिलिटी बढ़ती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनती है कि हाँ ये स्टार्टअप है जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करी, जाहिर सी बात है बेस्ट होगा तभी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो सामने वाले बायर को हम कॉन्फिडेंशियली बोल सकते हैं कि हम आपको गवर्नमेंट स्टार्टअप के अंदर हम एनरोल हैं और ये प्रोडक्ट उसके अंदर आता है, तो वो जो बायर है वो सोचता है हाँ भाई ये तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो अच्छा होगा, तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। वही हम अलग से अगर अपने आप को लेके जाएं तो एक तो हमारा पैसा भी जाएगा, बट वो सिक्योरिटी नहीं मिलेगा जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। पिछले 2 सीजन्स के बाद आपकी खरीद में क्या फर्क आया? एक प्रमोशन कुछ उसमें फर्क मिला? 2 सीजन की खरीद के पहले से बताया, जब हमारा मन की बात में नाम आया उसके बाद से ही बायर्स तो इतने सारे बढ़ने लगे जो कि हमें किसी भी एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बायर बढ़ना एक सर्टन नेम लेने के बाद अलग बात है, बट उस बायर को मेंटेन करना, हम अपनी क्वालिटी, हम अपनी सर्विसेज, क्योंकि बायर एक बार परचेज करता है बट आफ्टर परचेज सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम फीडबैक कैसे ले रहे हैं उसको, हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस क्या चाहिए, जैसे आज के समय में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में
फूड वाइन भी आ रही है, लाइक मैंगो पल्प वाइन, इन सब चीजें आ रही हैं, तो उसमें हनी यूज होता है, तो हम उसमें हनी सप्लाई करते हैं, हनी वाइन में हनी सप्लाई करते हैं। इतनी सारी वाइन इंडस्ट्री यूपी में आ रही है, उनको हम हनी सप्लाई कर रहे हैं, नासिक में सप्लाई कर रहे हैं। तो उसके नाम लेने के बाद, ट्रेड शो में जाने के बाद, फूड शो में जाने के बाद, ये सारे वेंचर्स हमारे लिए ओपन हो गए। लेकिन जाहिर सी बात है, कॉर्पोरेट के साथ हमें डील करना है, तो हमें सर्विस और क्वालिटी को बनाए रखना है। निमित जी, अपने उपकरणों के बारे में हमें कुछ दिखाई सकते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पोलन ट्रैप है, हम बॉक्स के अंदर लगाते हैं, तो यहाँ से जो बीज आती है तो इसके अंदर पोलन फंस के गिर जाता है। अच्छा, जैसे हमारा ब्रश है, इससे ब्रश को जिससे हम जब झाड़ देते हैं तो बीज जो है हमारी पूरी नीचे गिर जाती है और हम फ्रेम को बॉक्स में लगा पाते हैं। ये जैसे हमने बी वेनम कलेक्टर है, हम जैसे इसको बॉक्स के आगे लगाते हैं, ऑन करते हैं, तो जब बी यहाँ से जाती है तो जो करंट पास होता है उससे यहाँ पे बी को डंक निकालने में आराम होता है। तो ये हमारा स्मोकर है, ये स्मोकर हमारा हम ऐसे धुआं करते हैं, तो जब स्मोक बाहर निकलता है तो बी नीचे सेटल डाउन हो जाती है। ऐसे हमारा ये फीडर है जो हमने अपने बॉक्स में हमने आपको दिखाया था, इस फीडर को हम ऐसे बॉक्स में डालते हैं, यहाँ पे फीड डालते हैं, बी यहाँ से जाती है और फीड कर पाती है आराम से। तो ये हमारे बेसिक इक्विपमेंट। इन सारे उपकरणों से मधुमक्खियों को कोई किसी प्रकार कोई हानि नहीं होती? कोई हानि नहीं होती, एक भी बी इसमें खत्म नहीं होती, कोई हानि नहीं होती। हम निमित जी के ऑफिस एरिया में है, उनको यहाँ बताएंगे कि और कैसे कामों को आगे। देखिए, अभी तक हमने बी कीपिंग के बारे में बात की है। ये बी कीपिंग के बाद टोटली अलग स्ट्रक्चर है। हम 3 चीजों पे काम करते हैं, बी कीपिंग, प्रोसेसिंग और मार्केट, 3 पे काम करते हैं। अभी हम प्रोसेसिंग एरिया में है। बी कीपिंग के बाद जब हम इस तरह के बकेट्स में हनी लेके आते हैं तो हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। 2 तरह की प्रोसेस होती है, रॉ हनी और प्रोसेस हनी। रॉ में हम केवल हनी को फिल्टर कर दिए, हनी फिल्टर करके यहाँ पे बैठ के हम फिल कर लेते हैं। इसमें आप फिल्टर करते हैं, रॉ हनी हो गया। अच्छा। ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पे हनी को हम प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह से हम हनी को उसमें डालें, हनी हमारा फिल्टर होता है अंदर, और फिल्टर होने के बाद यहाँ से पूरा प्रोसेस होके पूरा हनी कितना स्टेज प्रोसेसिंग है? 2 स्टेज प्रोसेसिंग। एक बार प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, फिर एक बार फिल्ट्रेशन में जाता है, और ये पूरा पैक्ड होता है एक बार में 1 टन, और ये पूरा रेडी हनी रखा हुआ है जाने के लिए, और ये पूरा पैक्ड हो गया। ये हम इसको आगे सेल कर सकते हैं। ये हमारा पैकेजिंग लाइन है, जहाँ पे हम 40 ग्राम से लेकर के 300 किलो तक के ड्रम्स को हम इसमें पैक कर सकते हैं। 300 किलो तक यहाँ पे हम सेट करते हैं, और सेट करके यहाँ पे लाइन चलती है और एक साथ में पैक हो जाता है। एक दिन में 1 लाख बॉटल हम इसमें पैक कर सकते हैं। 1 लाख एक बॉटल। ऐसे ही हमारे कैंडल्स हैं, अभी हमारे कैंडल्स दिवाली है तो हमारे स्टॉक रेडी हो रहे हैं। जी जी जी। तो ये सारे 10 इस बार दिवाली के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं सेल्स की? हमें लगता है इस बार दिवाली तो सबसे पहली बात तो प्रोडक्ट की कॉस्ट गिर गई। बिल्कुल, जीएसटी के बाद जीएसटी के बाद प्रोडक्ट कॉस्ट गिर गई, हमें फायदा हुआ। तो हम कस्टमर को सस्ती चीजें पिच करेंगे, कस्टमर वो चीजें लेना पसंद करेगा। जो महंगी चीजें थी, वो जब कोई प्रोडक्ट पे, जैसे सपोज हमारे कैंडल्स पे 18% जीएसटी थी, अब वो जीएसटी 5% हो गई, तो हमारी 5% हो गई, तो कस्टमर के लिए चीजें सस्ती हो गई, तो हमारा क्वांटिटी बढ़ेगा तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा। तो ये हमारे ऐसे कैंडल्स हैं। अब ये कैंडल्स हम दिवाली में इस तरह के पैक्स, हम 6 के पैक बनाते हैं, और ये कैंडल्स जाते हैं। अब लोग आराम से अपने घरों में जलाते हैं इस कैंडल्स को। ये कैंडल आप देख सकते हैं, ये बीवैक्स से बने हुए कैंडल्स हैं, और ये आपके 0 कार्बन एमिशन के हैं। इसमें आप बिल्कुल इको फ्रेंडली कैंडल्स आप देख सकते हैं, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई घुटन और कुछ नहीं होगा। ये थोड़े बड़े कैंडल्स है 3 इंच के। इस तरह के गिफ्ट पैक्स हमारे रेडी हो रहे हैं, सारे गिफ्ट पैक्स है हमारे, सारे ऑर्डर्स हम इसको फुलफिल करेंगे। अच्छा, इनमें और नॉर्मल कैंडल्स में क्या फर्क होता है? ये कैंडल जलने के बाद रियूजेबल होता है। अच्छा, ये आपकी रियूजेबल? ये जल गया, ओके। दोबारा इस वैक्स को आप फुट क्रैक क्रीम बना लीजिए, लिप बाम बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। लेकिन जो नॉर्मल कैंडल जलने के बाद खत्म हो गया, तो ये सबसे बड़ी चीज। दूसरा, ये एमिशन नहीं देता है, किसी तरह का हमें कार्बन नहीं छोड़ता है। सबसे अच्छी चीज ये हो जाती है इस कैंडल्स में, और लोग इसको पसंद करते हैं। लाइट वेटेड है, लाइट वेट है, इसका डिजाइन लाइट आकर्षक है। तो इस तरीके से इस कैंडल का हमें आंसर मिलता है, और सारे रेडी स्टॉक है आज के समय। अब हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे सारे ऑर्डर प्री बुक रहते हैं। हमें नवरात्र के बाद हमारा डिस्पैच स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्डर्स आप लेते कैसे? ऑर्डर्स B2B ऑर्डर्स होते हैं, कारपोरेट में हम पिच करते हैं, और वेबसाइट के थ्रू लेते हैं। रिटेल्स को आफ्टर हम दशहरा रिटेल्स में जितने भी अभी प्रदर्शनियां लगेंगी, खादी की, हॉर्टिकल्चर्स की, रेशम्स की, जो रिटेल्स शॉप्स हैं हमारे नियर बाय सिटीज में, फिर जो हमारे ओरल एड हैं, आप जैसे लोग हमसे संपर्क करते हैं, भाई हमें ये चाहिए। फिर जितने रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे दीपक चाहिए, हम दीप उत्सव में भी अपना कोशिश करते हैं कि हमारा दीपक जाए। दीप उत्सव में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पहले? दीप उत्सव में पहले हमारा कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने राम मंदिर प्रतिष्ठा में, और दीप उत्सव में हम लोगों ने लगभग 3-3 लाख 4-4 लाख दीपक दिए हैं। चित्रकूट में हम लोगों ने अभी रामनवमी पे दीपक दिए हैं। तो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग दीपक दे सकें, और हम
हम किसी भी चीज को जब लास्ट में हमारे पास ऑर्डर होता है हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो टीम है, हमारी इतनी अच्छी टीम है कि एक एक रात में 2-2 लाख 5-5 लाख दीपक बनाने की टीम है। तो हम अवसर को हमेशा आपदा को हमेशा अवसर में बदलते हैं कि लास्ट टाइम में अगर हमारे पास ऑर्डर हम छोड़ते नहीं, जिससे कि नेक्स्ट ईयर के हमारे ऑर्डर फुलफिलमेंट 100% पक्का होता है। पूरे गांव के लोग मिल के सब तैयार करके पूरे आपके लिए हम लोग खेत जितवा देते हैं, कभी ऑर्डर अचानक आ जाता है तो इसमें पूरी सब लोग हैं कि यहाँ पे बैठते हैं, तैयारी इसमें करते हैं। टेंट्स में इसमें लगा देते हैं, यही खाना बनता है, यहीं पे सारी महिलाएं बैठ के बनाती हैं दीपक। रोजगार के साथ साथ एक हर्षोल्लास का माहौल भी क्रिएट करते हैं निमित जी अपने कामों से। आप बाहर देश से भी कुछ फोटोग्राफ भी लगे हुए हैं, हम आपको भेज भी देंगे। यहाँ महिलाएं आ जाती हैं, बैठ के पूरा बनाती हैं इस तरह से, आप नहीं देखिए महिलाएं बैठ जाती हैं, पूरा दीपक बनाने लगती हैं पूरा। ये आप देख सकते हैं महिलाएं कैसे दीपक बनाती हैं जब इनके पास बल्क ऑर्डर आता है, जैसे निमित जी ने बताया चित्रकूट में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कैसे इनके दीपक एक जो अंधकार था उसमें दिया जलाया ही, और पूरे देश में पूरे विश्व में भी दिया जलाई। इस तरह से बाहर से जब हनी आता है तो उसमें ड्रम्स में बकेट में हनी भर के आता है। तो आपकी सप्लाई जो हनी की रहती है वो पैन इंडिया तो रहती है, इंडिया के बाहर भी सप्लाई करी? हम लोग एक्सपोर्ट में भी काम करते हैं, जो बाहर की एजेंसी है हम इसे ट्रेड शो के जरिए बाहर भी हनी भेजते हैं। एक्सपोर्ट के ट्रेड शो से आपको बाहर के कस्टमर्स मिले? बिल्कुल, केन्या के मिले, दुबई के मिले, और उनकी जो भी फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट होती है पेपर वर्क के साथ उनको लोग भेजते हैं बाहर। तो निमित जी, जैसा कि मैंने जाना समझा कि आप गोरखपुर से हैं, तो सीएम सिटी से होने के नाते क्या आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा लेते हैं और कैसे आप उनसे अपने आप को जोड़ते हैं? जाहिर सी बात है, गोरखपुर से रहना हमारा सौभाग्य है कि हमारी जन्म धरती भी गोरखपुर है और हम लोग वहीं पढ़े लिखे भी हैं आर्मी स्कूल में। और पहले हम सभी के गुरु हैं और योगी जी के भी महंत अवैधनाथ जी गुरु जी के साथ हम लोग वहाँ पे उनका आशीर्वाद हम लोग को मिला उस समय, और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का भी आशीर्वाद हम लोग को मिला। उस समय आदित्यनाथ जी सबसे बड़ी इजली तरीके से मिलते थे। आज भी हम लोग मकर संक्रांति मेला एक बार जाना चाहते हैं, जब भी कहीं भी रहते तो सोचते हैं कि जनवरी के समय हम वहाँ जाएँ। वहाँ की जो खिचड़ी हम लोग को प्रसाद में मिलती थी वो अपना स्वाद, और अब गोरखपुर काफ़ी बदल चुका है और हमें खुशी मिलती है कि आज से 20 साल 25 साल लगभग 35 साल की हमारी एज हो गई है, तो 35 साल पहले का गोरखपुर और अब गोरखपुर में काफ़ी बदलाव है। और गोरखपुर अपने विकास के उस चरम सीमा पहुंच चुका है जहां से हम कहीं भी पूरे विश्व में जब हम बताते हैं कि हम गोरखपुर से हैं तो हमारी पहचान काफ़ी अच्छी तरीके से जानी जाती है और मानी जाती है। ये केवल और केवल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की वजह से संभव हो सका है। योगी जी जनता से हमेशा से एक जुड़ाव रखते हैं, तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जहां योगी जी से आपकी मुलाकात हो या फिर उनसे? जाहिर सी बात है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद थे और मंदिर में सुबह सुबह वो टहलते थे, उस समय हम लोग बिल्कुल मंदिर के पास में हम लोग का घर है, तो सुबह मंदिर के समय जाना या शाम के समय सावित्री हॉस्पिटल उस समय बनता था, तो जब महंत जी घूमते थे तो बच्चों से मिलना जुलना, बच्चों से बहुत खासा जुड़ाव रहता था। और गौशाला वहाँ पे है, तो गौशाला की तरफ अगर हम लोग चले भी जाते थे तो अगर हम लोग कोई हटाता भी था तो कहते थे भाई आने दो, बच्चे घूम रहे हैं घूमने दो, तो वो कभी रोकते नहीं थे और अपने साथ के लोगों को बोलते भी थे कि भाई बच्चों को ना मना करो, घूमने दो इनको, और चॉकलेट देना टॉफी देना ये होगा। आज से नहीं, सालों बहुत दिनों से है, काफी दिनों से है, आज भी और पहले भी वही प्यार था जब मुख्यमंत्री वो नहीं थे। आज मुख्यमंत्री हैं तो भी उतना ही प्यार है गोरखपुर के लोगों के अंदर और आगे भी ऐसा ही बना रहेगा। गोरखपुर की गलियों से निकलकर निमित जी ने अपना एक बहुत सुंदर यहाँ पर एक ऐसा बिजनेस कह सकते हैं, एक ऐसा उद्योग कह सकते हैं स्टैब्लिश किया, जिसमें इन्होंने कितने हजारों परिवारों को, लोगों को स्वरोजगार प्रदान किया और अपने से लेकर प्रेरणा दी लोगों को कैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर एक अपना खुद का काम कर कर समाज में एक नई दिशा, एक नया दिया जला सकता है। मैं आदित्य अमिताभ त्रिवेदी अब आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।